हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का न्यू यूनिट नंबर 3, जिसका नाम आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके नाम से। इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्या है ये। तो सबसे पहले इसमें देखो दो पार्ट है आपके पास। एक आपके पास वर्ड आ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा इसमें जो सेंटेंस है वो करंट है, सॉरी वर्ड है। तो दो वर्ड है मेन इसमें, एक मैग्नेटिक इफेक्ट है और एक आपके पास क्या है, करंट है। करंट के बारे में हमने यूनिट नंबर 2 में कंप्लीट पढ़ा है। यूनिट नंबर 2 के अंदर हम करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब कि मैग्नेट्स के बारे में वो आपने 10th में बेसिक पढ़ा था और बाकी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अगर इस चैप्टर की शुरुआत करें तो हमारे पास क्या है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे रिलेशन की करंट और मैग्नेटिक फील्ड की। सबसे पहले जैसे हमने पता है कि करंट अपने आप में एक अलग चीज़ है और मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इफेक्ट यानी चुंबक मैग्नेट वो अलग है। तो इस यूनिट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने क्या बोला कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का यानी मैग्नेट का और करंट का कोई रिलेशन है, या देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हमने क्या बोला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसका जो आंसर है वो है आपके पास यस। सबसे पहले इसकी अगर ब्रांच की बात करें तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये आपके पास क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी। ये क्या आपके पास है, ये आपके पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we produce magnetic field with the help of current। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि इसमें हम क्या करेंगे कि करंट की हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये रिलेशन है दोनों के बीच में। जो यूनिट नंबर 3 है इसमें ये रिलेशन रहेगा और यूनिट नंबर 4 है वो उसमें इसका रिवर्स होगा। तो इन अगर 3 की बात करें तो आपके पास क्या है कि करंट की हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। बात समझ में आई? तो अगर इसको क्लियर करें, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, उसका नाम आपके पास है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है आपके पास, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। देखिए ओर्स्टेड नाम के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में थ्योरी दी थी। इसके बारे में इन्होंने बताया था कि एक रिलेशन है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। इसके बताने से पहले हमें ये पता था कि करंट अलग चीज़ है और मैग्नेटिक फील्ड अलग चीज़ है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया, इसने दोनों को क्या कर दिया, इसने रिलेट कर दिया दोनों को। कैसे रिलेट किया, ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक स्टोरी है और स्टोरी क्या रही है कि ये अपने पास एक एक्सपेरिमेंट करने लग रहे थे। इस तरह से ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वायर्स थी बहुत ज़्यादा और आपको बैटरी से इन्होंने कनेक्ट किया। यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया, की, और बोला जाता है कि यहाँ पे गलती से एक कंपास रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, मैग्नेटिक कंपास। अब आपको पता है मैग्नेटिक कंपास किस तरह से होता है। ये आपके पास मान लो एक मैग्नेटिक कंपास है और इसके अंदर इस तरह से एक एरो होती है, और जो मैग्नेटिक कंपास की जो एरो है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक निडल। क्या बोलते हैं इसको हम, मैग्नेटिक निडल। इसकी खासियत ये है कि ये हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ साइड होती है। ये हमेशा कहाँ मिलेगी आपको, एरो नॉर्थ साइड मिलेगी। ये मैग्नेटिक कंपास है और इसके अंदर मैग्नेटिक निडल है। क्या बात समझ में आया? तो इसी तरह से आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। अब क्या किया, ये अपने आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब जैसे इन्होंने की को ऑन किया यानी इसमें से क्या होना लगा, करंट फ्लो होने लगा। इसमें से जैसे करंट फ्लो हुआ उसने क्या देखा, उसने देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगी। क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक कंपास के अंदर मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लगी। और हमें एक बात पता है कि मैग्नेटिक जो निडल होती है डिफ्लेक्ट्स ओनली in the
presence of मैग्नेटिक फील्ड, कि भाई आपके पास जो मैग्नेटिक नीडल है मैग्नेटिक कंपास के अंदर वो कब डिफ्लेक्ट करती है, वो सिर्फ एक केस में डिफ्लेक्ट करेगी आपकी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस केस में सिर्फ डिफ्लेक्ट करती है, अदरवाइज डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे अब क्या हुआ कि जैसे इन्होंने करंट फ्लो कराया, अब जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ ये क्या करने लगी, मैग्नेटिक जो कंपास में नीडल थी वो डिफ्लेक्ट होने लगी। भाई ये क्या जादू हुआ? अब सबसे पहले यही था कि भाई मैंने तो करंट फ्लो करा रहा हूँ, अब ये निडल क्यों डिफ्लेक्ट कर रही है? और ये निडल डिफ्लेक्ट कब करती है? जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमें जो करंट फ्लो कर रहा था, करंट से हमें क्या मिला? करंट से हमें मिला मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कराया? डिफ्लेक्ट कराया किसको? मैग्नेटिक निडल को। क्या बात समझ में आया? यानी कि ये आपके पास करंट की वजह से मैग्नेटिक ने डिफ्लेक्शन क्यों किया? क्योंकि करंट से हमें क्या मिला? मैग्नेटिक फील्ड मिला, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या हमें यहाँ पे इसने डिफ्लेक्ट किया। तो ये बोला था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड ने क्या बोला था कि वेन एवर करंट इज फ्लो थ्रू एनी सर्किट इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी सर्किट में किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको क्या कराया? निडल को डिफ्लेक्ट कराया। बात समझ में आई? इनकी एक ही बात थी कि जब करंट फ्लो करेगा किसी सर्किट में किसी वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। ये बोला था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट ने। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये डिफ्लेक्ट किधर करेगी? ये डिफ्लेक्ट अगर आपके पास निडल ऐसे है, ये उधर जाएगी या इधर जाएगी, या फिर ऐसे ऐसे घूमेगी या फिर घूम जाएगी, है ना। डिफ्लेक्ट करने का मतलब है अपनी जगह से डिस्प्लेस होगी निडल की पोजीशन, ये घूम जाएगी। तो किस पोजीशन में घूमेगी, किधर घूमेगी, ये सारा अब इसने एक रूल और दिया, और उस रूल को हम बोलते हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर स्नो रूल। क्या बोलते हैं इसको हम? स्नो, बर्फ, स्नो रूल। स्नो रूल ने क्या बोला? ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला कि मान लो आपके पास एक सर्किट है इस तरह से, ये आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव, और यहाँ पे मैंने लगा दिया की। ये बैटरी आपके पास, ये की है आपके पास, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? यहाँ पे रख दिया मैंने मैग्नेटिक कंपास, और ये डायरेक्शन है मान लो ऊपर नॉर्थ, ये किधर है? ये नॉर्थ की तरफ है। क्या ये बात समझ में आया? चलिए ठीक है, ये आपके पास है। तो करंट सीधी सी बात है किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? इधर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा? नेगेटिव। जैसे मैं की को ओपन करूँगा, क्लोज करूँगा की को। बात समझ में आया? यानी अगर मैं ऊपर नॉर्थ है तो यहाँ पे डायरेक्शन साउथ, और यहाँ पे आपके पास डायरेक्शन नॉर्थ है। ये क्या बोलते हैं स्नो रूल? ध्यान सुनना। ये बोलते हैं S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ, W फॉर वेस्ट, O फॉर नथिंग। O फॉर कुछ नहीं है, ठीक है। O जस्ट फॉर एक बनाने के लिए, S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ, W फॉर वेस्ट। ये बोला कि अगर आपके पास जो करंट है वो साउथ से कहाँ जाए? नॉर्थ में। जब करंट आपके पास साउथ से कहाँ जाएगा? नॉर्थ में जाएगा, तो डिफ्लेक्शन किधर होगी? वेस्ट में। क्या बात समझ में आई? स्नो में हुआ कि जब करंट साउथ से नॉर्थ में जाएगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी? वेस्ट में। और वेस्ट किधर होगी? वेस्ट इस साइड होगी, तो डिफ्लेक्शन कहाँ दिखाएगा? ये इधर। क्या बात समझ में आया? जब करंट साउथ से नॉर्थ में जाएगा तो डिफ्लेक्शन कहाँ दिखाएगा? टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब हुआ? अगर मैं डायग्राम दूसरा बनाऊं इस तरह से, एक और डायग्राम अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, और मैंने क्या किया? इस बार पॉजिटिव ऊपर लिया, और ये आपके पास की हो गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब करंट कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे, यानी ऊपर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे आपके पास निडल है, और इसमें डायरेक्शन कहाँ है? अगेन नॉर्थ साइड। अब करंट कहाँ जा रहा है? नॉर्थ से साउथ। जब साउथ से नॉर्थ जाएगा तो किधर होगा? आपके पास वेस्ट में। और जब नॉर्थ से साउथ आएगा तो किधर होगा? ईस्ट। ईस्ट किधर? आपके पास इधर। अब डिफ्लेक्शन किधर हो गया? आपका डिफ्लेक्शन इधर हो गया। क्या बात समझ में आई? तो ये आपके पास हो गया स्नो रूल। सही है भाई? यहाँ तक ये स्नो रूल बोलते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, और वो पता है, उनको पता है कि बच्चों को स्नो रूल पता है, इसलिए वो क्या करेंगे? वो आपको स्नो रूल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। अब पता क्या बोलेंगे? वो बोलेगा कि व्हेन करंट
flowing through a wire from west to east, ये लो, then in which direction needle will deflect, कि किस डायरेक्शन में जो आपकी निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। ऑप्शन नंबर एन नॉर्थ, नंबर 2 साउथ, नंबर 3 ईस्ट, नंबर 4 वेस्ट। ये बोल रहा है कि आपकी बार जो करंट फ्लो कर रहा है वायर में वो किधर जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे पास डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ईस्ट मतलब वेस्ट आपका किधर होगा, वेस्ट इधर है और आपके पास इधर ईस्ट है, तो इधर मैं पॉजिटिव टर्मिनल लगाऊंगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और करंट आपका कैसे जाएगा, इधर जा रहा है। और सपोज करो आपके पास यहाँ पे क्या रखी हुई है, कंपास है। क्या बात समझ में आया? ठीक है, अगर ईस्ट वेस्ट है इधर तो सीधी सी बात है आपके पास नॉर्थ का मिलेगा ऊपर, इधर आपके पास ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर आपके पास। ठीक है भाई, चलो देखो अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक सिंपल सा आइडिया लगाएंगे। इस डायग्राम को हम ऐसे कर लेंगे, इमेजिनेशन, यानी आपका जो पेपर होगा ना उस पेपर पे इस डायग्राम को इस तरह से कर लेंगे, तो इस तरह से बनेगा आपका डायग्राम। देखो इसको ऐसे कर दिया, अच्छा ऐसे करेंगे तो ऊपर नेगेटिव आएगा। आप अगर नोटबुक में बनाए ना तो इसको एक बार करके देखो, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव आया, और करंट कहाँ जा रहा है, इस तरह करेंगे तो करंट ऊपर से नीचे जा रहा है। देखो एक बार इसको नोटबुक में घुमा के, क्या बात समझ में आया? और अगर यहाँ पे आपके पास कंपास है जो कि ये रहा, अगर ये किधर है आपके पास, करंट अब कहाँ जा रहा है, ऊपर नॉर्थ है तो कहाँ जा रहा है आपके पास करंट, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जाता है तो कहाँ होता है, जो आपके पास डिफ्लेक्शन होती है होती है ईस्ट की साइड। ईस्ट आपका किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, ईस्ट इधर पड़ा। अब इसको घुमाओ फिर से, यानी आपके पास डिफ्लेक्शन किधर हो रही है, क्योंकि नॉर्थ तो आपका कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। डिफ्लेक्शन कहाँ हुई, टुवार्ड्स वायर। डिफ्लेक्शन कहाँ हुई, टुवार्ड्स वायर। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? यानी कि अगर ये डिफ्लेक्शन किधर हुई आपके पास, इस साइड हुई, तो अगर आपके पास ये है तो डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवार्ड्स नीचे होगी। नीचे कौन सी डायरेक्शन आपके पास, नीचे आपके पास डायरेक्शन आती है, कौन सी आएगी नीचे, साउथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ तक वो आपके पास, ये आपके पास होस्टेड एक्सपेरिमेंट है। चलो इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है लोरेंज फोर्स। जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है आपके पास लोरेंज फोर्स। ये एक महत्वपूर्ण फोर्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि इसका बेस है, इसका बेस इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल ये मानो कि आपके पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, इधर क्या जा रहा है आपके पास, बी, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को ना हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इधर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में और आगे बात करेंगे। और इसमें मान लो कि चार्ज पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और वो v वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर किया और एंगल कितना बनाया, सपोज करो उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बनाया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, एक चार्ज पार्टिकल है q, इसने v वेलोसिटी से इसने किस में एंटर किया, मैग्नेटिक फील्ड में। तो लोरेंज फोर्स क्या बोलता है, लोरेंज फोर्स बोलता है कि इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, देन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। यानी कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q moves in a
magnetic field B, if a charge particle moves in a magnetic field B, then moves in magnetic field B with velocity, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, with velocity v in when a charge particle q moves in magnetic field with velocity v, then magnetic field exert a force on charge particle known as Lorentz force. क्या बात समझ में आया? बोल रहे कि एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा विद वेलोसिटी v, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। हम यूँ बोले कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक हीट एक्सपीरियंस फोर्स, दिस इज नोन एज लोरेंज फोर्स। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? ठीक है, इसका प्रूफ देखो। इसका प्रूफ है आपके पास, मान लो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी v है, तो इधर आपके पास वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ब्रेक होगा, v cos थीटा, और ऊपर कौन सा होगा, v sin थीटा। तो ये बोल रहे हैं प्रूफ में कि लेट q चार्ज एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड विद एंगल थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको लैंग्वेज लिखनी है। और v cos थीटा, v sin थीटा, जो आपके पास v है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, जो v cos थीटा है वो अलोंग b है, v sin थीटा परपेंडिकुलर टू द b है। देन द फोर्स, जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, लोरेंज फोर्स F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q के। जो फोर्स लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, q के। यानी जितना ज़्यादा q होगा, चार्ज होगा, उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सेकंड, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। दूसरा कि जो आपके पास F है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v ऑफ साइन थीटा, v ऑफ कोस थीटा नहीं, v ऑफ साइन थीटा, बताएंगे आगे क्यों। नंबर 3, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। क्या बात समझ में आया? ये बोला कि जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q के। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स, v sin थीटा के। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज़्यादा आपके पास फोर्स लगेगा। और तीसरा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इन तीनों इक्वेशन को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास F क्या बना, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v sin थीटा b। और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने क्या यूज़ किया, k, एक कांस्टेंट यूज़ किया और क्या बोल दिया, q v b sin थीटा। ठीक है, एक ही बात है, इसको हमने पीछे रखा। और k की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 1। SI सिस्टम में और CGS सिस्टम में भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो आपके पास जो F आएगा वो F कितना बना, q v b sin थीटा। बात समझ में आया? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो याद करो आपके पास ए बी साइन थीटा कितना होता है, अगर ए वेक्टर बी क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो आपके पास जो F बनेगा वो F को क्या लिखूँ मैं, F इज इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म क्यू वी क्रॉस बी। ये लोरेंज फोर्स है आपके पास। क्या बात समझ में आई? Q तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी, इसलिए V क्रॉस B, V B साइन थीटा। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया वेक्टर फॉर्म में। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। तो हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अभी आपको हम बताएंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर आप v वेलोसिटी है ना, क्या बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ अपने आप को हाथ को रखें और सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर को हमारी को कर्ल करना है। पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कहाँ है, v किधर जा रहा है आपके पास, इधर जा रहा है v। एंड कर्ल इनटू सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर आपके पास किधर है, उधर।
v साइन थीटा या v इधर, b कहाँ है नीचे इधर, तो आपके पास कहाँ जाएगा फोर्स, फोर्स आपके पास कहाँ जाएगा नीचे से। भाई आपके पास v कहाँ है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया F इक्वल टू वी क्रॉस बी। जिधर आपके पास फर्स्ट वेक्टर उधर आप फिंगर को करोगे और सेकंड वेक्टर की तरफ उसको रोटेट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, फर्स्ट वेक्टर आपका v इधर जा रहा है, अगर v साइन थीटा की बात करूँ तो ऊपर है, ठीक है, और b कहाँ है नीचे की साइड है ना, b इधर जा रहा है, इस तरह से आपके पास है। ये आपके पास क्या हो गया, ये v तो आपके पास ऊपर हो गया, ये अब v ऊपर b इधर, तो इसको क्या करूँगा, फर्स्ट v की तरफ मैं फिंगर को रखूँगा और सेकंड की तरफ घुमाऊँगा, तो थंब किधर गया इनसाइड, तो आपके पास फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर लगेगा। बात समझ में आया, तो आपके पास ये हो गया लोरेंज फोर्स। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास लोरेंज फोर्स कितना आया था, आपके पास जो F था वो F आया था आपके पास क्यू वी बी साइन थीटा, एफ एल लिख देते लोरेंज फोर्स। भाई अब यहाँ पे एक बात याद रखना, आपने एक फोर्स पढ़ा था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके ऊपर क्या लगाते हैं, चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो होता है आपके पास क्यू ई। इसको बिल्कुल याद रखना, ये आपके पास होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल हो तो उसके पास जो फोर्स लगेगा वो क्यू ई लगेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल हो तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ये दो फोर्स है, इनको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास क्यू वी बी साइन थीटा। नंबर 1 केस, स्पेशल केस की अगर बात करें तो केस नंबर 1, अगर थीटा आपके पास कितना हो जाए 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या हुआ, थीटा 0 का मतलब है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इधर है और क्योंकि क्या था ये F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में Q V क्रॉस B, यानी एंगल किस किस के बीच में, आपके पास एंगल है V और B के बीच में। यानी अगर आपके पास B इधर है और इधर ही आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, क्या आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल, और वो चार्ज पार्टिकल भी किधर मूव कर रहा है, आपके पास V वेलोसिटी से इधर ही मूव कर रहा है, तो एंगल कितना हो गया 0। और अगर वो चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है V वेलोसिटी से, तो एंगल कितना हो गया 180। इसके केस में एंगल थीटा कितना बन गया 0 डिग्री, इसके केस में थीटा कितना बना 180 डिग्री। तो इन केस में अगर आपके पास थीटा 0 है या 180 है तो आपको पता है कि साइन 0 कितना होता है 0, और साइन 180 भी कितना होता है साइन 0 और साइन 180 डिग्री, ये कितने होते हैं आपके पास 0। तो फोर्स भी कितना लगेगा आपके पास 0 फोर्स लगेगा। क्या बात समझ में आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल पैरेलल है और एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा कि एक चार्ज पार्टिकल है वो 17 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली। बात समझ में आया। एक चार्ज पार्टिकल या एक अल्फा पार्टिकल, कुछ भी बोल देगा, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, कुछ भी, तो एक चार्ज पार्टिकल मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकंड, 17 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल। तो बताओ आफ्टर 10 मिनट या 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 आपको मिलेगा, वो दे देगा आपको ऑप्शन नंबर 1 20, बी दे देगा आपको 17, तो ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा ए बी सी। ए मिल गया आपको 20 दे दिया मीटर पर सेकंड, 17 मीटर पर सेकंड, थर्ड दे देगा आपको 15 मीटर पर सेकंड, और थर्ड दे देगा फोर्थ दे देगा आपको 0 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या आएगा 17 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि अगर वो पैरेलली मूव कर रहा है तो सीधी सी बात है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। क्या वो एक्सेलरेट होगा, नहीं होगा, वो एक्सेलरेट भी नहीं होगा अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्या बात समझ में आई। और नंबर 2 केस की अगर हम बात करें, अगर आपके पास v कितना है 0, v 0 मतलब कि अगर आपके पास पार्टिकल है वो किस पे, आपके पास एट रेस्ट, तो फोर्स कितना लगेगा आपके पास क्यू वी बी साइन थीटा। v 0 मतलब कि एफ भी कितना लगेगा 0।
क्या बात समझ में आया? अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, वो रख दिया मैंने उठा के मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या वो मूव करेगा? नहीं करेगा, वो जीरो रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो एक्सेलरेट होगा, बट इसमें वो ऑपोजिट है। बात समझ में आया? इसमें बोलेगा कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको मैंने उठा के रख दिया किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। बताओ 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी मिलेगी? आपको फिर से कुछ ऑप्शन मिलेंगे तो उसका आंसर रहेगा 0, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट नो फोर्स। कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, या चार्ज पार्टिकल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो वही रखा का वखा रखा रह जाएगा। बात समझ में आया? और ऑप्शन जो इसके बाद नंबर 3 आता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 साइन 90 1, तो F कितना आएगा आपके पास? QVB, दैट इज मैक्सिमम। इसीलिए हमने साइन थीटा लिया था। अगर आपके पास परपेंडिकुलरली क्या चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलरली या एंटर परपेंडिकुलरली इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स। तो क्या फोर्स करेगा? मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? QVB। बात समझ में आया? तो अगर आपके पास मान लो ये इस तरह से कि अगर आपके पास इधर आपके पास ऊपर मान लो मैग्नेटिक फील्ड, चलो इस तरह से लिखते हैं, ये मान लो क्रॉस है, इनका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आपके पास? इनवर्ड द पेज, इनवर्ड द बोर्ड। क्या बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर की साइड, और आपके पास v वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो v क्रॉस b फर्स्ट वेक्टर की तरफ क्या रखेंगे? फिंगर्स रखो। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। क्या अंदर ऐसे फिंगर घूमेगी मेरी? नहीं घूमेगी। क्या ऐसे घूमेगी? नहीं। ऐसे नहीं, ऐसे घूमेगी। v फर्स्ट वेक्टर में फिंगर सेकंड की तरफ घुमा दिया, अंदर की तरफ, तो थंब कहाँ गए मेरा? अंदर है। तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड फोर्स लगेगा। ऊपर की तरफ इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। इस तरह से हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? ये आपके पास होता है लोरेंज फोर्स। तो इसमें हमें एक बात याद रखनी, राइट हैंड थंब रूल। बात समझ में आया? ठीक है भाई। इसमें एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी बोल रहे हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या हो जाएगा कि सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन में अगर आपका मैंने बोला इस वायर में पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो करंट भी किधर मूव कर रहा होगा? इधर ही मूव कर रहा होगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर हो गया, और चार्ज कैसे मूव कर रहा है? इधर, यानी करंट किधर जा रहा होगा? इधर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद करो। इफ क्या अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वी पुट योर फोर फिंगर को कहाँ रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में, सेंट्रल फिंगर को कहाँ रखेंगे? क्या रिप्रेजेंट करते हैं? करंट को। करंट की डायरेक्शन में, तो थंब क्या बताएगा आपको? फोर्स। यानी फर्स्ट ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट कहाँ जा रहा है? इधर। ये सेंट्रल फिंगर को मैंने इधर रखा, फोर्स कहाँ लग रहा है? थंब से ऊपर, तो कहाँ जाएगा? ये ऊपर ही जाएगा। तो ये आपके पास हो गया कंप्लीट लोरेंज फोर्स। इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।